और कई आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं अपने प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हमारी आज की पेशकश में बात जन धन से जन सुरक्षा की। जी हां, पीएम ने जन धन योजना का ऐलान 2014 में किया था। आज उस विजन का असर साफ दिख रहा है। देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने पर 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा भी कवर किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के बेनिफिशियरीज को इन खातों में सीधे फ़ायदा मिल रहा है। हर फैमिली के एक खाते, खासकर औरतों के खाते में 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जा रही है। अब जानने वाली बात यह है कि जनधन योजना का विजन जो प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में दिया था, आज की तारीख में कितना फ्रूटफुल साबित हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर जनरल मैनेजर अश्वनी राणा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में प्रोफेसर डॉक्टर राम सिंह और IIMC के फॉर्मर प्रोफेसर शिवाजी सरकार। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं जनधन योजना की, जनधन से जन सुरक्षा की। इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे अश्वनी जी जानना चाहेंगे कि आखिर जो जनधन योजना की हम बात कर रहे हैं, जनधन से जन सुरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, ये जनधन योजना क्या है? देखिए, क्या है कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, उसके बाद बैंक गांव तक तो पहुंच गए, लेकिन लोगों तक बैंक फिर भी नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा 2014 में, उनका जो विज़न था उनका ये था कि भाई सभी लोगों का बैंक में खाता होना चाहिए, उन लोगों का भी जिनके पास पैसा भी नहीं है, और जीरो बैलेंस से ये खाते का जो है शुरुआत की गई कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप बिना पैसे के भी अकाउंट खाता खुलवा सकते हो। आपका खाता खुला, खाता खुलने के साथ आपको रुपए डेबिट कार्ड दिया गया। उनका विज़न था कि ये जो पैसा योजनाओं का जो लोगों के पास जाता है वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है, तो इसके माध्यम से पैसा भी जाना शुरू हुआ। तो आज लगभग 55 करोड़ से ज़्यादा के खाते हैं, 2,60,000 करोड़ से ज़्यादा का उसमें पैसा है। तो लोगों ने पैसा उसमें उनका आना शुरू हुआ, वो पैसा उसमें इकट्ठा होना शुरू हुआ, उन्होंने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी जो है उनको मिलना शुरू हुआ। तो लोगों को जो जीवन था वो बदल गया कि जो पैसे को सुरक्षित नहीं रख पाते थे, घर में इधर उधर खर्च हो जाता था, महिलाओं के लिए भी पर्टिकुलर कि वो उनसे पैसा वो खर्च हो जाता था। आज कामकाजी महिलाएं जो छोटा काम करती हैं उनके भी खाते में पैसा जमा होता है, उनके पास वो डेबिट कार्ड है, वो उससे जाके पैसा निकाल भी सकते हैं। और वो जो डेबिट कार्ड है उसी के ऊपर 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी है जो कि बिना कास्ट के है। तो ऐसा खाता है जिसमें कि आप मिनिमम बैलेंस की चिंता नहीं है, आपको चेकबुक संभालने की चिंता नहीं है, लेकिन सारी बैंकिंग सुविधाएं आप उससे कर सकते हो। आपको जो है 10,000 रुपये तक जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है। अगर आपकी खाता अच्छा चल रहा है, बैलेंस आप उसमें जमा कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये तक लोन भी ले सकते हैं। तो ऐसे जनधन से 55 करोड़ लोगों को जो है सुविधा दी गई। हालांकि उसको ये भी है कि भाई उन लोगों तक कई लोगों ने उसको मेंटेन नहीं किया, यानी उन लोगों ने खाते तो खुलवा लिए लेकिन उनको उस तरह से मेंटेन जैसे करना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग जो है उस खातों का लाभ उठा पा रहे हैं और उससे अपना जीवन को अच्छा बना पा रहे हैं, अपने पैसे को सुरक्षित रख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, 11वां साल चल रहा है इस योजना की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनधन योजना। जनधन योजना जिसकी हमने बात की, जनधन से जन सुरक्षा या फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर शिवाजी। तो क्या मतलब है जनधन से जन सुरक्षा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे अभी अश्विनी जी ने कहा कि इस स्कीम के तहत जो है इंश्योरेंस भी लिंक्ड अप है। तो इंश्योरेंस लिंक्ड अप होने की वजह से एक तो उनको
इंश्योरेंस बहुत सारी वजह से होती है। तो एक तो उनको एक बेसिक्स जो है, जो लाइफ के बारे में या एक्सीडेंट के बारे में जो परेशानियां होती है, वो चीज़ें जो है उससे कवर अप हो जाती है। एक तो ये हो जाता है। दूसरा जो है उसके साथ जो है दो और स्कीम जो है, जो खास करके इंश्योरेंस की स्कीम है। एक जो है पीएम जन ज्योति बीमा योजना, विच इज़ अ काइंड ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस एट अ पेमेंट ऑफ 436 रुपीज़ ईयर, और 2 लाख रुपए तक का उसमें होता है। दूसरा जो है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना है। ये एक्सीडेंटल पॉलिसी एक्चुअली 20 रुपए का सिर्फ एक प्रीमियम होता है और 2 लाख रुपए इसमें भी मिलते हैं जी। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है। इसमें कवरेज 18 to 70 ईयर्स है। ज्योति प्रोग्राम जो है उसमें 18 to 50 ईयर्स है। और उसके बाद जो है ये 60 ईयर्स तक का उसमें प्रोविजन है कि उसमें कवर होता है। इसमें 70 ईयर्स तक ही कवर होता है जी। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह से देखने के लिए जो सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो इससे खास करके जो वो तबका है जो बेसिक्स भी नहीं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स होंगे, लेबरर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, इस तरह के लोगों को लिए किया गया जो सोसाइटी के कह लीजिए ये इकोनॉमिक स्लाइड में अगर देखें तो सबसे नीचे आते हैं, जो एक्स्ट्रा अपने लिए खर्च नहीं कर पाते हैं। तो उनको जो ये जनधन का जो अकाउंट दिया गया, विच इज़ ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, तो उसके वजह से और उसके साथ ये सारी चीज़ें जब लिंक हो जाती है, सारे ही जो ये पैसे जाते हैं उसी अकाउंट से जाते हैं, तो उससे उनका जो है बेसिक जो लाइफ के सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है उनका टेक केयर हो जाता है। और इसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है, देखिए कितने हैं जनधन अकाउंट, 55 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट है। और बाकी सारे में ही अगर आप देखें करोड़ों लोग जो हैं इसका फ़ायदा ले रहे हैं, अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग तरह से, जो जैसे पे कर सकता है उसके हिसाब से ये किया गया है जी। तो ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक्ड अप है, पर इसमें शायद कुछ और इंटीग्रेशन अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो अलग चीज़ है। पर ओवरऑल अगर आप देखें इसके वजह से 13.5 लाख जो है बैंक मित्र जो कि पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं, तो उनके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। तो अगेन एक जो लोअर जो सोसाइटी का जो स्ट्राटा है उनकी पूरी जो है ख्याल रखा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो है अगर आप देखें तो इतना बड़ा एक अकाउंट है, 55 लाख करोड़ अकाउंट में 2,60,000 करोड़ जो है वो पूरा कॉर्पस एक बन चुका है अकाउंट्स का जी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये पूरा कहाँ था, ये पैसा जो है पूरा नेचुरली पूरे एक सोसाइटल के किटे में आता है, और सोसाइटी के किटे में आने के बाद जो है वो पूरा गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, बाकी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स है उसमें इसका फ़ायदा होता है, और जो बेनिफिशियरी हैं उनको इसका जो है लाभ मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो हमने जाना कि ये जनधन योजना क्या है और किस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज का फ़ायदा कहा जाए तो रूरल एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में अब लोगों तक पहुंच रहा है। प्रोफेसर राम सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये फैसिलिटीज़ जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, ये पहले सिर्फ शहरों में या अर्बन तक ही सीमित थी, लेकिन इस स्कीम के आने के बाद किस तरह के बदलाव और देखने को मिले, कितनी बड़ी ज़रूरत थी? देखिए ये जो स्कीम है, जैसा सर ने बताया जनधन अकाउंट के बारे में और कैसे वित्तीय समावेश किया जाए, ये पूरा जो लब्बो लबाब था इस पूरी स्कीम का वो वित्तीय समावेश पर ही था, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। सर ने जैसा बताया कि भारत में जो राष्ट्रीयकरण बैंकों का वो 1969 में हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से जो बैंकिंग सुविधाएं थी वो ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं गई। फिर एक लीड बैंक का कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया। आज से कोई 30-35 साल पहले भारत के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर सरकार 1 रुपया भेजती है तो गांव में उसका 10 पैसे भी नहीं पहुंच पाते जी। जब उभरता हुआ भारत की हम बात करते हैं, जो कि विश्व पटल पर अपने आप को एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यहाँ के लोगों को भी उस वित्तीय समावेश में शामिल करना सरकार के लिए एक चुनौती भी थी, लेकिन मैं कहूँगा एक साथ में अपॉर्चुनिटी भी थी जी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। 55 करोड़ खाते खुले, बिल्कुल सही बात है, ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का फर्स्ट पार्ट था, लेकिन इसको मैं थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूँगा। किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय समावेश केवल उसके जनधन अकाउंट में, जिसमें कि केवल जो लोग अपना पैसा जमा करेंगे, जैसा सर ने बताया कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा जिस पे कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं हो रहा था, आज अर्न हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जैसे हम तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है,
सरकार को उनको जो कहते हैं ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अगर सरकार को उनको पैसे देने होते तो उसमें बिचौलिए पैसे खा जाते थे जी। अब इन खाते खुलने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि अगर सरकार 1 रुपया भेजती है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो जो भी, चाहे वो हमारी कोई बहन हो, माता हो, या कोई महिला हो, या कोई भी वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो, उसके खाते में पूर्ण रकम वो प्राप्त होगी, जो कि हमारे किसी भी जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा पहलू है जी। जैसा मैंने कहा, ये पहला फेज था, ये फेज कंप्लीट हुआ, 55 लाख खाते खुले, महिलाओं के 55% खाते हैं, 2,30,40,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जो पूंजी है वो जो है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में आई जी। हमें इसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका सेकंड पार्ट भी हमें शुरू करना है। आपने बात करी है बीमा समावेश की, आपको ये हमें समझना है। अब जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सेकंड फेज है वो ये है कि अगर हम देखें कि हमारे यहाँ वित्तीय समावेश क्या है, अगर हम विकसित देश को देखते हैं, वहाँ जीडीपी का 7 to 8% शेयर जो है वो जो इंश्योरेंस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 7 to 8% है। हमारे देश में ये रेशो बहुत कम है, 4.2% के आसपास है, जिसमें से कि जो जीवन बीमा है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर है, लगभग 3.5%, और जो नॉर्मल इंश्योरेंस है जिसमें कि एक समझने की जरूरत है। देखिए, एक रिपोर्ट आई है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जिसमें यह कहा गया कि भारत में लगभग हर साल 6 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके चिकित्सा के खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि उसको वो रिकवर नहीं कर पाते। ये सरकार के लिए चुनौती है, और इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं पर जोर दे रही है। और इस संदर्भ में सरकार ने जो टायर प्लान बनाया है उसको मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों की समझ के लिए रखना चाहूंगा। देखिए, एक तो इसकी जो वित्तीय समावेश की ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत थी, सर ने बिल्कुल सही कहा, और उसमें भी बिलो पॉवर्टी लाइन में जरूरत थी, और उसमें भी बिलो पॉवर्टी लाइन में भी महिलाओं में जरूरत थी। बिल्कुल। तो ये फेज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने साथ साथ इसके 2 इंश्योरेंस योजनाएं, जैसा कि सरकार साहब ने बिल्कुल सही बताया कि प्रधानमंत्री जो है जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री जो सुरक्षा की जो बीमा योजना, ये 2 योजनाएं, जिसमें कि जीवन ज्योति योजना में लगभग 16 करोड़ जो इसके धारक है, जिसके देखा जाए तो अभी हमें इसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन का कवरेज देखें तो लगभग 38% के आसपास आता है। अगर हम जो सुरक्षा योजना है उसमें ज्यादा खाते खुले हैं, लेकिन उसका भी कवरेज पूरा नहीं है, क्योंकि अगर उभरता हुआ भारत की बात हो रही है तो इसमें जो पायदान पे सबसे नीचे का व्यक्ति है उसको भी उस उभरते हुए भारत की जो विजन है उसमें हम उसको शामिल कर सके जी। इसके लिए हम लोग जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको हम इंश्योरेंस सेक्टर पर लेके जा रहे हैं। उसमें हम जो पॉलिसीज है उसका नवीनीकरण और विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये हमारा जोर है आने वाले समय, क्योंकि यही एक कारण है कि निरंतर लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा आज हमारे खर्चे क्या है। लगभग एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं, अगर वो 200 रुपए का भी मोबाइल चार्ज कराते हैं तो 600 रुपए खर्चा उनका एक फिक्स हो गया। इसके साथ साथ और भी खर्चे हैं, इसमें एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे कि हम एक बियर मिनिमम प्रीमियम पे अपनी चिकित्सा जो सेवाओं का लाभ उठा सकें, ये जरूरी हो जाता है जी। इसके साथ साथ हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि जब हम ये इंश्योरेंस लेके जा रहे हैं तो इसकी कवरेज क्या है और हम उस कवरेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। सर ने बताया कि 2 लाख रुपए का जो कवरेज है, 2 लाख रुपए बहुत कम है। आज अगर हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आप 5 से 7 दिन भी रहते हैं किसी स्वास्थ्य सेवा के लिए, खर्चों का बिल बहुत, इसलिए बल्कि सरकार का एक तीसरा भी इसमें लक्ष्य है कि हम आने वाले दिनों में चिकित्सा सुविधाओं को कैसे सुलभ और सुगम बनाया जाए, लेकिन वो थर्ड फेज होगा। लेकिन अभी हम उसको कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं लोगों को, ताकि वो हमारी जो देश का जो समावेशी जिस भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम उसमें उनको भी हमारे जो पायदान में आखिरी लोग हैं उनको शामिल कर बिल्कुल, पायदान के आखिरी जो लोग हैं उन्हें भी उनका भी समावेश हो सके, ये कोशिश है। बिल्कुल, इस स्कीम के जरिए 11वां साल चल रहा है, 10 साल हो चुके हैं इस स्कीम की, इस योजना की हम बात कर रहे हैं। इतना बड़ा आबादी वाला हमारा देश है और कोशिश ये की जा रही है कि गांव देहात में जो भी लोग हैं सबके अकाउंट्स खोले जा सकें। कितना बड़ा बैंकिंग रेवोल्यूशन आपको ये प्रोफेसर अश्विनी जी आपको ये दिखाई देता है? नहीं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, लेकिन अभी भी हम ये माने कि भाई इससे पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने कर लिया है, सभी लोगों को इसमें जोड़ लिया, ऐसा नहीं। अभी भी अगर आप जाएंगे सर्वे करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके खाते नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे जनधन अकाउंट हैं कि जो लोग ये दोनों जीवन सुरक्षा और
जीवन बीमा जो है प्रधानमंत्री योजना का, उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कारण क्या है कि स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमने सारा कुछ बैंकों पे डाल दिया है कि आप खाते भी खोलिए, आप उनको इंश्योरेंस भी दीजिए, आप उनको जीवन बीमा भी दीजिए। मुझे लगता है कि इसके अंदर अगर हम समाज सेवी संस्थाएं, एनजीओ को कुछ इन्वॉल्व करें कि वो सर्वे का काम करें कि घर घर जाकर देखा जाए कि किसके पास कोई खाता है कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो बचे लोग हैं उनको भी इस सिस्टम में हम ला सकते हैं। और ये जो दोनों सुरक्षा की योजना स्कीम्स हैं, जीवन बीमा जो है और जीवन सुरक्षा है, बहुत कम प्रीमियम पे है, और जो जिस परिवार के लिए अपेक्षा सरकार ने की गई है उसके लिए 2 लाख रुपए किसी ऐसे अनड्यू इंसिडेंट में बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी सहायता होती है, और बिल्कुल नॉमिनल प्रीमियम है, 20 रुपए कुछ भी नहीं होते। और वैसे ही जीवन बीमा जो है साल का और टर्म के लिए 536 रुपए जो दिए जाते हैं, 436, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्रोवाइडेड ये है कि उन लोगों को ये समझाने और उन तक पहुंचकर उनको इसके अंदर जोड़ने की ज़रूरत है, जिसके लिए लगता है मुझे और एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। सिर्फ बैंकों के ऊपर ये ना हम सोचें कि बैंक जो है ये सारा काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि और बहुत बड़े वर्ग को इसके साथ हम जोड़कर और इस संकल्पना को जो है पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ा आबादी वाला देश है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जैसे कि हमारे गेस्ट बता रहे हैं। प्रोफेसर शिवाजी, आपसे समझना चाहेंगे, आपने बताया कि जनधन योजना से कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से आपने बताया कि किस तरह से लाइफ इंश्योरेंस है या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल सकता है इसके तहत। क्या इसके तहत कोई लोन या क्रेडिट भी लिया जा सकता है, किस तरह से? लोन और क्रेडिट तो एग्जैक्टली नहीं है जी, पर वो जनधन योजना के तहत जो है उसमें महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ओवरड्राफ्ट का है, बाकी लोगों को भी 2000 रुपए तक का जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। तो ओवरड्राफ्ट आप कह सकते हैं दिस इज द काइंड ऑफ लोन जिसके लिए नेचुरली जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है, पर एक सुविधा है कि वो लोग ले सकते हैं, और अपनी अचानक कोई ज़रूरत आए तो बैंक जो है उसको लीगली उसको प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ट है उस सिस्टम में। और इसलिए जो है कभी अगर ज़रूरत आए अचानक कुछ देने का, अचानक कुछ पैसे की, तो उसके लिए ये काम हो सकता है। पर सवाल वही है कि शायद कि जैसे कि अब चीज़ों के दाम हर तरह के होते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से शायद ये लिमिट थोड़ी बढ़नी चाहिए। और उसी के साथ जो है इसके एक चीज़ और है जो शायद हम लोगों ने गौर नहीं किया, इसी सुरक्षा योजना के तहत एक सुरक्षा प्रोग्राम और भी है जो अटल पेंशन योजना कहलाती है, और उस बहुत दिनों से चल रही है जी। तो उसमें भी खास करके जो है कोई 18 साल से लेके 60 साल के लोग जो है उसमें भी मेंबरशिप ले सकते हैं, और उनको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जो है पेंशन, 60 साल के बाद जो पेंशन जो है वो उनको मिलता रहे। तो ये भी एक जो है इसका भी फायदा जो है, जो जनधन का अकाउंट ले रहे हैं वो जनधन से डायरेक्टली लिंक्ड अप नहीं है, पर ये अलग से एक पेंशन योजना है जिसके लिए अलग से वो पैसे देते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही अमाउंट देना पड़ता है हर साल, और वो उसका सीधा हिसाब रखा गया हर साल वो कितना देगा। अगर 40 साल और 42 साल तक देता है तो 5000 रुपये पेंशन उसको मिल जाते हैं जी। तो ये जो बिल्कुल ही जो जैसे जो लोएस्ट तबका है उसके इंक्लूजन के लिए किया गया है, जैसे कि रेडी पटरी वाले हैं, छोटे छोटे वेंडर्स हैं, और इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। पर ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल किसी उसके लिए रोका गया है, और भी लोग उसमें चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो ये उसका एडवांटेज है। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए ये जो इंक्लूजन प्रोग्राम्स हैं ये लोगों को से किसको कितना पैसा मिलता है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, पर उसके ज़्यादा जो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, और उनका जो अकाउंट है उसमें कुछ ना कुछ पैसा जमा होता रहता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ख़ास करके देखिए गाँव देहात में जो है आज भी छोटे छोटे जो रकम है वो बहुत मायने रखते हैं, तो इसलिए जो है इसको किया गया है। और इसके जो है सुझाव है, बहुत सारे सुझाव आए हैं कि
इसको कैसे बढ़ाया जाए। जी। सरकार उस पर चिंता कर रही है और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में उसके बारे में भी कुछ किया जाएगा। बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत सारे हैं और उनको ओवरकम करने के लिए उनके सॉल्यूशंस बिल्कुल निकाले जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। प्रोफेसर राम सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी हमने बात की कि 10 साल हो चुके हैं और किस एम के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, कहाँ कहाँ इसका बेनिफिट है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट भारत की इकॉनमी पर भी देखने को मिला है? देखिए, बिल्कुल एक सबसे बड़ा बात तो जैसा सर ने बताया, राणा जी ने बिल्कुल सही बताया कि एक आपके पास लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की रकम बैंकिंग सिस्टम में आ गई। ये पूंजी अवेलेबल हो गई जिससे कि लोन दिए जा सकते हैं, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी, किसी को बिजनेस करना उसके लिए पूंजी अवेलेबल होगी, जो घरों में जिसको कहा जाए जो जिस पूंजी पर कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही थी, बिल्कुल घरों में खाली रखा था पैसा, तो बैंकिंग सिस्टम में आया, ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। लेकिन इसके साथ साथ और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसा कि एक मैंने बात करा कि क्योंकि इसका पूर्ण जो लब्बो लबाब है वही समावेशी भारत कैसे बनाया जाए, इसके साथ साथ हम इसको एक हमें बात समझनी होगी कि भारत में अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां की बैंकिंग सुविधाएं कम थी, 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा का, चिकित्सा सेवा का, पेंशन सेवा का या एक्सीडेंटल बीमा, जैसा सर ने बताया, किसी प्रकार की कोई सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब उनको शामिल कैसे किया जाए, तो इसमें बड़ा सिंपल है। भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ई श्रम पोर्टल बनाया है। ई श्रम पोर्टल में जितने भी भारत में श्रमिक हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं और उनकी हमने जैसे कि उनका जो प्रोविडेंट फंड है उसकी पोर्टेबिलिटी के लिए एक ही नंबर दिया है। इसको ऐसे समझने के लिए जैसे मेरे घर में मेड आती है, अगर वो उसका भी अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसी तरीके से उसके खाते में, तो वो उसके फ्यूचर वेलफेयर के लिए पैसा चला जाएगा उसके प्रोविडेंट खाते में, ताकि जब वो एक वृद्धावस्था में आए या जब 60 साल की हो जो, तो उसके भी जो सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ सरकार उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य करे। ये इसका दूसरा, इसमें महिलाओं को कैसे, हमारे यहाँ वनरेबल सेक्शंस ऑफ एक सेक्शन महिलाएं भी हैं जी। तो ये हमने इसके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आए। जैसे ई श्रम पोर्टल था, हमने 2020 में ई केवाईसी की एक स्कीम लॉन्च करी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, और हम और बीमा सुगम करके एक और पोर्टल लॉन्च किया, क्योंकि इसमें 3-4 जो चीजें थी, जैसा राणा सर ने बताया कि ये बहुत सारे खाते इसमें जो है वो सुस्त चले गए या डोरमेंट हो गए, वो आगे चल नहीं पा रहे। इसी प्रकार से जो बैंकिंग में पॉलिसियां ली गई थी, वो पॉलिसियां उन्होंने नवीनीकरण नहीं करवाया। तो हम एक समावेशी ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें ई श्रम पोर्टल है, ई केवाईसी है, बीमा सुगम है और साथ साथ में जनधन अकाउंट है। चारों को जोड़कर, और क्योंकि इसमें महिलाएं जुड़ जाएंगी आधार कार्ड से, चारों पांचों को जोड़कर हम एक ऐसा इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं ताकि जो बॉटम ऑफ पिरामिड पे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का पूर्ण ध्यान जो है ग्रामीण व्यवस्था में जो हमारी विकास की जो तेज धारा, उससे छूटे हुए लोगों को कैसे हम शामिल कर सकते हैं जी। तो उनको कैसे शामिल करना इसके ऊपर है, जिससे कि हमारे आर्थिक विकास को निश्चित रूप से गति मिलेगी जी। तीसरी बात जो इसमें मैं कहूंगा, सरकार इसमें अब नए और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेके आ रही है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस पे जोर दिया जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस पे जोर दिया जा रहा है, इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस को बहुत तेजी से हम बढ़ाने की बात चल रहे हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ हमारे समाज की जो मूलक व्यवस्था है हिंदू समाज की, उसमें एक भामाशाह, गांव का कोई ग्रामीण व्यक्ति अगर वो चाहता था तो किसी गरीब आदमी का इलाज कराता था। सरकार चाहती है हम यूसेज बेस इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाए, पूरे गांव को एक साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे दिया जाए। गांव में अगर कोई भी बीमार पड़े और पूरे गांव का कलेक्टिव प्रीमियम कलेक्ट कर लिया जाए, उसमें कुछ रिच है वो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति हूँ, मुझे लगा नहीं मेरे साथ 10 लोग काम करते हैं या सामाजिक सरोकार मेरे साथ है, मेरी जरूरत के हैं, उनका प्रीमियम भी मैं देना चाहता हूँ, लेकिन वो प्रीमियम बेयर मिनिमम हो। जब हम उसका कार्डलाइजेशन कर देते हैं, ग्रुपेज कर देते हैं, तो वो प्रोडक्ट बहुत ईजी बन जाता है। और यूसेज बेस का मतलब जितना आप यूज करेंगे उतना ही प्रीमियम देना पड़ेगा। इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1 फायदा ये होगा कि इसमें कोई भी, जैसे उसको चिकित्सा की जरूरत भी नहीं है, अक्सर वो मेडिकल हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन अगर उसको जरूरत होगी तभी उसको जाना चाहिए, तो क्योंकि सरकार अपनी कॉस्ट को भी कट करना चाहती है। तो यूसेज बेस में हम उनको रिस्पॉन्सिबल भी बना रहे हैं कि अगर आप बार बार चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेंगे, जैसे आयुष्मान योजना या किसी और योजना का, तो सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता जाएगा, आपको कुछ प्रीमियम भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस से ही किसी देश की डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक सिस्टम वाइब्रेंट होता है। तो मैं ये मानूंगा कि ये पूरा जो लबोलबाब है सरकार का, वो आर्थिक और सशक्त भारत की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। यहाँ अश्विनी जी,
ये जनधन योजना की जो हम बात कर रहे हैं 10 साल से चल रही है, हमारे व्यूअर्स जानते हैं, पर फिर भी हम चाहेंगे उनके लिए आप बताएं कि किस तरह से ये खाता खुलवाया जा सकता है। क्या ये ऑनलाइन सुविधा पॉसिबल है या फिर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? देखिए, कोई भी जो व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, वो ये अकाउंट खोल सकता है, लेकिन ऑनलाइन नहीं, आपको वर्चुअली बैंक में जाकर इस खाते को खुलवाना पड़ेगा। और उसके लिए कोई ना कोई जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, वो आपके जो प्रूफ है, बेसिकली तो जो आधार है वो सबसे बड़ा जो है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेप्टेबल है, वो है या पैन है। अगर वो नहीं भी है, आपके पास और कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ है, तो आप उससे ये खाता खुलवा सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो एक बहुत लाइट सिंपल अकाउंट आपका खुल जाता है। वो 1 साल के लिए लेकिन खुलता है, और उसके अंदर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। 1 साल के बाद आपको उसमें KYC करवा के, आपको अपना प्रूफ वगैरह देने के बाद जो है वो उसको जो है दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने अकाउंट तो खोल दिया, लेकिन उनको बाद में उसको ऑपरेट नहीं किया। तो बैंकों के लिए वो एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, बर्डन भी हो सकता है कि भाई जो खाते जीरो बैलेंस में चल रहे हैं और वो ऑपरेट नहीं हो रहे, क्योंकि बैंकों के जो सर्वर हैं, इसलिए जिन लोगों ने भी खाते खुलवाए हैं वो जो है उनको ऑपरेट करें। और कभी ऐसा मत करें कि भाई एक बैंक ने अप्रोच किया तो वहाँ भी खाता खोल लिया, दूसरे बैंक में गए तो वो भी खाता खुल गया। इसके ऊपर भी मुझे लगता है बैंक काम कर रहे हैं कि आधार बेस्ड जो है अकाउंट ओपनिंग सिस्टम होना चाहिए, कि आप सिर्फ एक बैंक में ही एक जनधन खाता खुल सकते हैं। ये नहीं कि PNB में एक खाता है तो स्टेट बैंक वाला आया, उसने कहा तो हम भी अपने खाता खोल दिया, लेकिन आप ऑपरेट कोई नहीं कर रहे। तो वो एक अननेसेसरी बैंकों पे, जिसे कहते हैं, बर्डन हो जाता है। इसलिए जो भी खाता खोलें उसको ऑपरेट करें, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ तो पैसा होगा कि जो आप उसमें जमा कर सकते हैं। तो इसलिए खाता खोलना कोई मुश्किल नहीं है। बिना प्रूफ के भी आप 1 साल के लिए सिंपल जो है अकाउंट, वो लाइट अकाउंट खोल सकते हैं, और 1 साल के बाद अपना डॉक्यूमेंट्स देकर उसको रेगुलर, और जिसको लगता है कि भाई मेरे को चेकबुक फैसिलिटी चाहिए, जनधन खाता उसका है और वो उसमें क्योंकि चेकबुक नहीं मिलती है और लिमिटेड ट्रांजैक्शन जो वो कर सकता है, लेकिन आज उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसके वो मेरा अच्छा फाइनेंशियल मेरी पोजीशन हो गई है, तो वो जनधन खाते को दूसरे खाते में भी कन्वर्ट करवा सकता है और चेकबुक फैसिलिटी और बाकी सुविधाएं भी वो ले सकता है। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे अश्विनी जी, क्या इसमें कुछ मिनिमम अमाउंट रखना ज़रूरी है इस अकाउंट के अंदर? नहीं, जनधन में जीरो बैलेंस हो तब भी चलता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बैंकों के लिए एक भी खाता खोलना वो एक कॉस्ट होती है, तो इसलिए कृपया जो है लोग अगर खाता खुलवाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सेविंग जो है, चाहे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, कुछ ना कुछ जमा करवाते रहे। जी, प्रोफेसर शिवाजी, आपसे समझना चाहेंगे कि 10 साल हो चुके हैं और इस बीच हमने कोविड भी देखा, और उस समय भी हमने ज़रूरत देखी कि किस तरह से डिजिटल पेमेंट की नीड हमको दिखाई दी, और क्योंकि इस तरह से अकाउंट खोले जा रहे थे, और अब फिर हमने उस कोविड के दौर के बाद ये भी देखा कि चाहे अब ठेले वाला हो, सब्ज़ी वाला हो या फ्रूट सेलर हो, वो भी पेटीएम ले लेते हैं। तो कितना बड़ा बदलाव आपको पिछले 10 सालों में इस योजना के बाद दिखाई दिया? नहीं, बदलाव तो खैर बहुत आया है। देखिए, कई चीज़ें हैं इसमें, जैसे अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि कॉस्ट बढ़ता है। देखिए, कॉस्ट जो है, एक्चुअल कॉस्ट जो है इंश्योरेंस का भी बढ़ता है। तो पहले जो था 210 का था, ये जो बीमा ज्योति बीमा योजना था, जीवन ज्योति, तो वो बढ़ते बढ़ते अब जो है 436 रुपये हो गया, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। इसी तरह जनधन अकाउंट का जो है, जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है। और जैसे कि कह रहे थे अश्विनी जी, करीब 20% लोग जो हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो ऑपरेटिव नहीं हैं, यानी कि उसमें कोई पैसा नहीं है, कोई उसमें लेन देन नहीं हो रहा है, पर बैंक को वो खाते मेंटेन करने पड़ते हैं, तो उसके कॉस्ट होते हैं। ये एक समस्या है। पर इसके दूसरा जो है, जो इनका लाभ ले रहे हैं, उनकी वजह से जो है, खास करके शहरों में, गांव में, देहातों में, जहां भी है, जहां भी इनके पास है, तो हर किसी के पास अगर कहीं से भी पेमेंट आना है, आज तो डिजिटल पेमेंट तो बहुत आसान हो गया है, तो उसके जरिए उनके अकाउंट्स में पेमेंट आ जाते हैं। उनका जो है, कहीं से कोई खरीदारी करना है, कुछ करना, अब ये कोई सोचे कि जो लोएस्ट तबका है वो
ई मार्केटिंग नहीं करता, ये सही नहीं है। वो भी खरीदारी करता है, वो भी सारी चीज़ें देखता है, दुनिया भर से चीज़ों को मंगाता है। तो अगर आप इस तरह से देखें, जो बाजार का जो सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ये होता है, और खास करके जब लोगों में कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है आज इतना पैसा है, अगले महीने इतना पैसा और आएगा, जो आप तो इन चीज़ों में लोगों को खर्च करने में आसानी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, बैंकिंग की सुविधा लोगों को क्यों दी जाती है? बैंकिंग की सुविधा के बिना भी लोग काम चला रहे थे पहले, पर उसके बाद जो है बैंकिंग की सुविधा इसलिए दी गई कि उनको लेन देन में आसानी हो। सिर्फ यही नहीं है कि पैसा रिसीव कर सके, पर अगर उनको खरीदारी भी करनी है तो बैंक अकाउंट के जरिए वो कर सकते हैं। ये एक जो है बहुत बड़ी ताकत आजकल के ज़माने में हो गई है, खास करके जहाँ के पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम या डिजिटल सिस्टम से सब कुछ जुड़ा हुआ है। उनके बच्चों के बहुत सारी फीस देनी होती है, वो भी उससे दे सकते हैं। तो ये बैंक अकाउंट होने से उनके एक एडिशनल एक आइडेंटिटी और उसके एक एडिशनल जो है आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ जो है लोगों को मिलती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके वजह से आप देखें गांव देहातों में अगर आज आप चले जाएं तो आप पाएंगे कि लोगों की जो ओवरऑल जो गरीबी के बावजूद उनकी एक्चुअल जो कैपेसिटी ऑफ परचेज है या जो एक्चुअल परचेजिंग वो करते हैं पहले से कहीं ज़्यादा हो गया है। तो ये फ़ायदा जो है इन सब सारी चीज़ों से, इंक्लूसिवनेस से, ये होता है कि लोगों का जो रुपए का जो आदान प्रदान है, लेन देन है, लोगों से जो एक बड़े व्यापक क्षेत्र में उसका असर देखने को मिलता है। और जितना ज़्यादा रुपयों का लेन देन होगा उतनी ज़्यादा और उतनी जल्दी जो है सोसाइटी की तरक्की होती है। जीडीपी ग्रोथ की जो बात करते हैं वो उस लेवल से जब चल तक के आगे पहुंचता है तो अब हमें मालूम पड़ता है कि जीडीपी ग्रोथ में इस इंक्लूजन का फ़ायदा सिर्फ नीचे उन लोगों को ही नहीं होता है, पर उससे चलते चलते बड़े इंडस्ट्रीज तक को उसका फ़ायदा होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी बिल्कुल, बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। प्रोफेसर राम सिंह जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? पिछले 10 सालों में आपको क्या बेनिफिट्स दिखाई देते हैं? हमने डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात की, हमने बात की कि क्योंकि अब कोशिश ये है कि गांव में बैठे हर किसान, हर व्यक्ति तक का एक अकाउंट खुल सके, जिससे कि उनको छोटे छोटे लाभ जैसे कि जीवन बीमा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें मिल सकें, डिजिटल पेमेंट कर सकें अपना फसल खरीद फरोख्त के लिए, उनको आसानी हो सके। और किस तरह की बेनिफिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसमें इसको दो तरीके से, एक जो इसकी कमियां हैं पहले तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसा सर ने कहा, ये जीरो बेस्ड अकाउंट है। आज लगभग इन्होंने 10 साल 11 साल की मंजिल हासिल कर ली है। बहुत लंबा समय है। हमने लोगों को बैंकिंग करना सिखा दिया है जी। जैसे कोई कंपनी अपना माल बेचती है तो पहले माल फ्री देती है और फिर धीरे धीरे उसको चार्ज करना शुरू करती है। अब जब सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करे, उसमें कहे कि इसमें से आप 500 रुपए नहीं विड्रॉ कर पाएंगे, बाकी रकम विड्रॉ कर लेंगे, अगला ट्रांच दे फिर 500, ऐसे करके हम इसमें 5000 रुपए तक का मिनिमम बैलेंस इसमें मेंटेन करना सिखा सकते हैं लोगों को कि आपको मिनिमम। और ये काम हम 5 सालों में अगर करेंगे तो 500 रुपए अगर सरकार भी देगी अपने पास से, लोग अपना जमा नहीं करेंगे, तो बैंकों की सस्टेनेबिलिटी, जैसा सर ने कहा सर्वे पे प्रेशर आ रहा है, ये 20 लाख इसमें खाते डोरमेंट हैं, हमें उन लोगों को आगे बढ़ाते रहना है, यूज टू करना है इसको करने के लिए। ये पहला कदम होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें इसमें निरंतर आगे बढ़ना है। जब हम निरंतर आगे बढ़ना है तो हम इसमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, जब खातों में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो इसके साथ साथ बहुत सारे खाते ऐसे होंगे जहां की ट्रांजैक्शन की मनी ज़्यादा होगी, सारे खाते EY से। क्या हम इसमें से कुछ लोगों को, आज हम लगभग 82 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो है अनाज दे रहे हैं जी। क्या ऐसे भी कोई बेनिफिशियरी है जो कि वास्तव में इसके बेनिफिशियरी नहीं है? क्या उनको हम इन खातों के माध्यम से वीड आउट कर सकते हैं? नंबर 1। दूसरा, बहुत सारे ऐसे खाता धारक हैं, ऐसा जानकारी में मैंने न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी है कि उनके पास जनधन अकाउंट था लेकिन उनका ट्रांजैक्शन साल में 60 साल, वो केवल एक चाट की दुकान थी और उनका पेटीएम का अकाउंट था कुछ, उसमें लगभग 50 या 60 लाख रुपए तक पैसा आ रहा था। आजकल कोई भी अगर दुकान बेचता है तो जैसे अगर इतना बेच रहा था तो GST, इसमें टैक्स के इशू भी आते हैं इतने बड़े ट्रांजैक्शन पे, वो इसके एक्चुअल में बेनिफिशियरी नहीं है। तो ये पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, एक लेयर्ड सिस्टम है ताकि टारगेटेड बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको और ज़्यादा एम्पावर किया जाए। हम कैसे इसमें 82 करोड़ को कम लाके 40 करोड़ पे, 30 करोड़ पे, 50 करोड़ पे, और जेन्युइन हो तो हम कह रहे 82 करोड़ ही रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई पब्लिक मनी है उसके टारगेटेड बेनिफिशियरी क्या है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरा पक्ष,
तीसरा पक्ष, अगर हम इसमें से कुछ पैसा और बचा सकते हैं तो हम जो वनरेबल सेक्शन सोसाइटी है, ट्राइबल्स है, वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र है, खास तौर से हमारी यंग गर्ल्स है, उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं। और इसमें मैं साथ साथ और जोड़ना चाहूँगा, इसमें 4 चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। पहला, एक्सीडेंटल, अगर कोई सुरक्षा है, किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, ये आकस्मिक घटना है, इसके लिए इंश्योरेंस की जो रकम है 2 लाख से बढ़ा के कम 5 लाख रुपए की जानी चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य, जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जिसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं, लेकिन उसको भी अब बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें भी जो टारगेटेड जो बेनिफिशियरी है वो अभी हम वहां तक पूरा उसका 100% एक्वायर नहीं कर पाए हैं। तीसरा, साथ साथ जब ये 2 चीजें हो जाएंगी, उनके वृद्धावस्था के लिए हम उनके फ्यूचर को कैसे सेव कर सकते हैं, और जो पैसा सेव होगा वो देश की सेविंग को बढ़ाएगा। सेविंग को बढ़ाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा, और इसके साथ साथ चौथा पक्ष ये है इसमें कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, खास तौर से इसमें किसान, मजदूर, विशेष रूप से में धरती के लास्ट पटल पर जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए हम किस प्रकार से इसको और ज्यादा मजबूत इसको हम कर सकते हैं, उस पर हमें लोगों से विचार करना होगा। कैसे कर सकते हैं? सर ने बताया, आज लगभग 16 लाख बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वुमेन्स के, उनको शामिल किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र पर कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस देने की या कम्युनिटी बेस्ड जो ड्राइव है जनधन अकाउंट की जानी चाहिए। यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस, और इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट जो मिस सेल है इंडिया में, टर्म इंश्योरेंस, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे भारत में वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिनके पास आय के स्रोत निश्चित नहीं है, टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है भारत जैसी अर्थव्यवस्था में। और सारी योजनाओं का जो कुल मिला के जो लास्ट में आउटकम है वो यही है कि सशक्त भारत और मजबूत भारत और अमृतकाल का भारत और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो यशस्वी नेतृत्व है, उनके सपनों का भारत, उसी के लिए सारा कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर राम सिंह ने बताया कि क्या क्या और किया जा सकता है इसमें आगे, और बैंकिंग करना देश के लोगों को अब सिखाया जा चुका है, जैसे कि कह रहे हैं। अश्विनी जी, आप क्या कहेंगे कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन पिछले अगर 10 सालों में देखें तो किस तरह के चैलेंजेस आए, और आगे जो किया जाना बाकी है उसमें किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? तो क्या है चैलेंजेस? देखिए, चैलेंजेस तो आए कि इतने लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खाते खोलना था, वो काम हो गया। अब वो उन लोगों को जिनके खातों में आज पैसा नहीं है, यानी उनके खाते हैं लेकिन उनके पास पैसा है, उन लोगों को अप्रोच करके और जो है उनको उन खातों तक उस पैसे को लेके आना, क्योंकि जितना पैसा बैंकों में आएगा उसका अल्टीमेटली जो लाभ है वो देश की अर्थव्यवस्था में होगा। क्योंकि जो पैसा घर में पड़ा हुआ है या कहीं भी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका इस अर्थव्यवस्था में कोई लाभ नहीं हो रहा। तो जो पैसा बैंक में एक बार आ जाता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था में लग जाता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता ही है। तो ऐसे लोगों को, उन लोगों को जिनका पैसा खातों में नहीं आ रहा, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना और उन लोगों को अप्रोच करना, इसमें बाकी जो एनजीओज हैं या बाकी जो एजेंसीज हैं, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैंक जो है, बैंक अपने बैंक में बैठकर कस्टमर को जो है सर्विस दे सकता है, लेकिन कस्टमर को बैंक तक लाने का जो जिम्मा है वो मुझे लगा है स्वयंसेवी संस्थाएं हों, एनजीओज हों या ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो काम करते हैं देश के और लोगों के उत्थान के लिए, उनको इन्वॉल्व करके, उनको आइडेंटिफाई करके उनको बैंक तक लाने का काम वो अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके अंदर और बहुत जो है इसका योजना का लाभ और जो बचे लोग हैं उन तक हो सकता है। हालांकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से बहुत कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम ना रह जाएं, वो वास्तव में ज़मीन तक जाएं और लोगों तक वो अप्रोच करें और वो उनको बैंक तक लाया जाए, जोड़ा जाए, इसकी बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी आबादी वाला हमारा देश है और बहुत ज़रूरत है। जैसे कि एनजीओज आ गए हैं, हमारे गेस्ट अश्विनी जी कह रहे हैं, आपको किस तरह के चैलेंजेस दिखाई देते हैं प्रोफेसर शिवाजी? देखिए, इसमें जो है एक जो चीज़ है बहुत अच्छी, सारे प्रोग्राम्स अगर इंडिविजुअली आप देखें बहुत अच्छी है, पर इसमें इंटीग्रेशन नहीं है। ओके। ज्योति बीमा योजना है, पीएम ज्योति जन सुरक्षा बीमा योजना है, जनधन योजना है, और उसके अलावा जो अटल पेंशन योजना है, और इसके अभी साथ अगर आप
जो आयुष्मान योजना है, इन सबको अगर इंटीग्रेट करें तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का जो लाभ और ज़्यादा होगा। और ये जो डॉर्मेंट अकाउंट है, खास करके जनधन योजना के, और वो करीब 10-12 करोड़ के आसपास है, उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग उसमें से अब आज ना हो, तो फिर भी आप छोड़ दीजिए कि 8-10 करोड़ के आसपास जो है ज़रूर ऐसे हैं जो डॉर्मेंट अकाउंट है जिसमें कोई पैसा नहीं है या उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो सवाल ये है, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी सोचना पड़ेगा हमें कि क्या सबको बैंक से जुड़ना जरूरी है? क्योंकि देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी बैंक से उस तरह से जुड़े नहीं हैं और उनका जीवन यापन चल रहा है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हर एक को बैंक से जोड़ना एक आसान काम नहीं है। जोड़ने का प्रोसेस में कॉस्ट है, जोड़ने के बाद बैंकों के साथ आप जोड़ते हैं तो बैंकों का भी कॉस्ट आता है, एक्चुअल कॉस्ट आती है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या जो ऐसे लोग जो जुड़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए हम क्या सिस्टम करें? जो पहले हम कहते थे पैरेलल इकोनॉमी, कोई पैरेलल इकोनॉमी नहीं था, पर लोग थे जो अलग से अपने सारे काम करते थे, अलग से ट्रांजैक्शन करते थे, और उसके बारे में लोग कहते थे कि ये एक पैरेलल इकोनॉमी है। तो पैरेलल इकोनॉमी कहीं ना कहीं अभी भी उस तरह से है, कहीं ना कहीं किस लेवल पे है वो अलग चीज़ है। तो वैसे जो लोग हैं उनको हम किस तरह से अपने वहाँ पे उस लेवल पे उनको संगठित कर सकते हैं या नहीं, और क्या ज़रूरी है उनको सबसे बैंक से जोड़ना है या नहीं, इस पर भी मैं समझता हूँ कि स्टडी की ज़रूरत है। क्योंकि देखिएगा किसी भी वक्त जो है अब सारे लोगों को बैंकिंग सिस्टम से कभी भी नहीं जोड़ सकते, कुछ ना कुछ बाहर रह जाएंगे। आज अमेरिका में भी ये समस्या है, ये नहीं कि सिर्फ हमारे मुल्क में है, अमेरिका में भी आज भी कम से कम 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हैं। और ये भी वहाँ के लिए कंसर्न है कि वो लोग नहीं हैं, पर वहाँ के लोग, जो वहाँ के जो सिस्टम है, वहाँ भी गरीबी बढ़ी है पिछले कई सालों में। पहले कई 7-8% होती थी, अब करीब 20% के पास गरीबी हो गई वहाँ। तो ये जो एक चीज़ है जो सोशल सिस्टम में, सवाल है कि लोगों तक सब फायदे कैसे पहुँचे। एक तो इंटीग्रेट करते हैं, तो अटल पेंशन योजना में जो है, देखिए सबसे कम, अगर इसमें अगर आप देखें अटल पेंशन योजना में सबसे कम एनरोलमेंट है, करीब 7 करोड़ 7.25 करोड़ के आसपास है। और दूसरी तरफ जनधन योजना में देखें आप करीब 55 करोड़ के आसपास है, 22 करोड़ के आसपास आपके जीवन सुरक्षा बीमा में है। तो अटल पेंशन में लोग क्यों कम हैं, इसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर इन सारी चीज़ों का अगर लिंकअप करें हम, तो कहीं ना कहीं जाके जो है एक जो हम इंक्लूसिव, जो है इंक्लूसिविटी को कैसे बढ़ाना, यही है। तो बैंक से जुड़ के ही इंक्लूसिविटी हो गया, उससे अगर नहीं जुड़ता है कि उसकी इंक्लूसिविटी कैसे होगी, इसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। और देखिए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमी और ये सोशल वेलफेयर, ये सबसे मुश्किल टास्क है जो करना किसको पड़ता है, जो सरकार को करना पड़ता है, और जिसके लिए सरकार को कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल, ये आपने एक नया पॉइंट उठाया है प्रोफेसर शिवाजी। प्रोफेसर राम सिंह जी, समय बहुत कम बचा है, आपसे एक रिमार्क एंड में चाहेंगे कि हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ जी, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क में जो सर ने चैलेंजेस बताई, मैं उसका सोल्यूशन भी, सरकार इस बारे में सजग है। सरकार ने ई इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम खोल दी है। एक ही इंश्योरेंस अकाउंट में सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज आप रख सकते हैं, एक ही इंश्योरेंस अकाउंट में। और सबसे खास बात उसकी क्या है, जैसे कई बार हमें इंश्योरेंस की पोर्टेबिलिटी करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं आज ICICI लॉम्बार्ड से मेरी पॉलिसी है, मैं इस कंपनी से खुश नहीं हूँ, मैं दूसरी के पास जाना चाहता हूँ, आप कर सकते हैं। मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मैं दिल्ली रह रहा था, अब मैं बेंगलोर चला गया, मेरी नौकरी चेंज हो गई, अब मुझे एड्रेस चेंज कराना है। मेरी 10 पॉलिसियाँ, मैं 10 पॉलिसियों में जीवन ज्योति में भी चेंज कराऊं, जन सुरक्षा में भी कराऊं, अटल में भी कराऊं, मेरा तो काम बढ़ गया। नहीं, मैं एक जगह अपना आधार कार्ड में चेंज करवाऊंगा, KYC से वो जुड़ा होगा जी। इसके साथ साथ बीमा सुगम, जो कि पूर्ण इकोसिस्टम को फॉस्टर कर रहा है कि हम ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जो प्रीमियम है, क्योंकि सबसे बड़ी कारण ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता मैं प्रीमियम गाँव में विशेष रूप से प्रीमियम पे कब करना है। तो पे करने के लिए प्रधानमंत्री की बीमा सुगम योजना जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो बीमा सुगम योजना है, उसके साथ भी हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं जी। जरूरत जो मुझे लगी है वो जानकारी जनता को पहुंचाई जाए ताकि वो उसका यूज कर सके, इंफॉर्मेशन उनके लिए नॉलेज बन जाए, और नॉलेज से वो इस अपने जो है इसको एक करेंसी बना के और अपने जो है लाभ को प्राप्त कर सके। यही पूरा जो है हमारे डिस्कशन का पर्पस। बिल्कुल, जानकारी जो है वो व्यूअर्स तक पहुंचाई जा सके। समय जून के महीने में प्रीमियम जो है जून के महीने में देना होता है जी। तो ये भी एक जानकारी दी है प्रोफेसर शिवाजी ने। तो हम
आज डिस्कशन कर रहे थे जनधन से जन सुरक्षा की, और हमारे तीनों गेस्ट जो यहाँ पे मौजूद थे बहुत अहम जानकारी तीनों ने दी है, और आपने वक्त निकाला, आप स्टूडियो में आए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे जनधन से जन सुरक्षा की। उम्मीद करते हैं आपको अहम जानकारी मिली होगी, और आज की हमारी कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd urduspecials@dd.com। दीजिए इजाज़त, आदाब। दीदी नौकरी मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो।